हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था। इसके बहुत सारे कारण हैं, कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग हिस्ट्री की वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, इतिहास काफ़ी रोचक विषय है और मैं अगर इतिहास के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है, जादू है, चमत्कार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि इतिहास के माध्यम से हम मरे हुए लोगों को, बीते हुए कहानियों को फिर से तरोताज़ा करते हैं। हम बड़े बड़े सम्राटों, बड़े बड़े शासकों को उसके कब्र से निकालते हैं, उससे युद्ध लड़वाते हैं, उससे साम्राज्य बनवाते हैं और फिर एक युद्ध करवाकर या अन्य किसी कारण से उनको मार देते हैं और पुनः कब्र में कैद कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इतिहास एक संजीवनी है कि हम घटनाओं को, कहानियों को फिर से जीवित करते हैं और यह चमत्कार सिर्फ इतिहास के पास है। इसीलिए इतिहास सभी विषयों की तुलना में बहुत ज़्यादा रोचक भी है और बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद भी है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो आप जानते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कर्मचारी से लेकर के अधिकारी बनाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास का अपना एक काफ़ी मजबूत आधार होता है। बहुत ज़्यादा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस सेक्शन में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर दरोगा हो, दरोगा तो ठीक है, या फिर सीडीपीओ हो। ये सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, खास करके अगर सीडीपीओ, दरोगा और बीपीएससी, यूपीएससी की बात करें तो इतिहास का अपना एक बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान होता है। दोस्तों, अगर इतिहास का हम लोग थोड़ा सा इतिहास को अगर देखें या हिस्ट्री को देखें तो दोस्तों हिस्ट्री अगर हम इसको अलग कर दें तो ऐसा लग रहा है हाई स्टोरी कहने का मतलब है कि हम लोग एक स्टोरी को अब हाई करने जा रहे हैं, यानी एक स्टोरी से हम लोग मिलने जा रहे हैं। यही हिस्ट्री है दोस्तों। किस कहानी से, किस स्टोरी से हम लोग मिलने जा रहे हैं, ये तो प्रश्न बनता है और स्वाभाविक रूप से बनेगा कि किस कहानी से अब हमारा मिलन होने वाला है। तो इतिहास मानव उद्भव तथा उसके विकास की और विकास के बाद पुनः अवसान की एक कहानी है जिससे हम मिलने जा रहे हैं, यानी एक स्टोरी से हम लोग मिलने जा रहे हैं जो मानव उद्भव और उसके विकास से संबंधित है। दोस्तों, हिस्ट्री को अगर हम लोग शाब्दिक व्याख्या में जाएं तो इतिज और अज और हास, इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इतिहास को भी हम लोग देखेंगे और काफ़ी गहराई में देखेंगे और इतिहास का ये वीडियो लेक्चर कर लेने के बाद इतिहास के जिस भी लेक्चर को हम लोग देखेंगे वहाँ कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा और बार बार इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक काफ़ी दिलचस्प कहानी के साथ इसको समझ लेंगे। दोस्तों, इतिहास को हम लोग समझें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं इतिहास से। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इतिहास से संबंधित जिसको देख लेना ज़रूरी है। तो एक मिनट दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। इतिहास को कई आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे क्षेत्र के आधार पर अगर हम लोग इतिहास को बांटे तो विश्व का इतिहास हो जाएगा, भारत का इतिहास हो जाएगा, ब्रिटेन का इतिहास हो जाएगा, अलग अलग देशों का इतिहास हो जाएगा।
भारत के इतिहास में राजस्थान का अपना इतिहास होगा, उत्तर प्रदेश का अपना इतिहास होगा, बिहार का अपना इतिहास हो जाएगा। तो क्षेत्र के आधार पर भी बांट सकते हैं, धर्म के आधार पर भी इसे बांटा जा सकता है, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने किया। आप देखेंगे कि ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा प्राचीन इतिहास को, भारत के प्राचीन इतिहास को हिंदू धर्म का इतिहास बतलाया गया है। मध्यकालीन इतिहास को एक तरह से मुस्लिम इतिहास दिखाया गया है और आधुनिक भारत को एक तरह से ईसाई धर्म पर आधारित या आधुनिक इतिहास बतलाया गया है। इसी तरह इतिहास को कई वर्गों पर, कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन क्लास को हम लोग विधिवत ढंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को देखेंगे। काल के आधार पर अगर विभाजित करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों पाषाण काल का है ये, लेकिन इससे पाषाण काल में आने से पहले हम लोगों को और भी बातों को समझना होगा। तो आ जाते हैं हम लोग इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों इसका शाब्दिक विश्लेषण कर लेना काफ़ी जरूरी है। तो इति जोर अजोर हास, इतिहास अर्थ होता है इसका ऐसा ही हुआ। ये हम लोग इसका संधि विच्छेद करके इति जोर अजोर हास, ये इतिहास है जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों इतिहास को थोड़ा सा समझ लें कि इतिहास है क्या। तो मानव उद्भव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मानव उद्भव, विकास, उसके संघर्ष, उत्थान, पतन एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की क्रमिक जानकारी ही इतिहास है। इतिहास मानव उद्भव, विकास, संघर्ष, उत्थान, पतन और उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों का ही क्रमिक जानकारी है। दोस्तों इतिहास के बारे में एक और चीज़ है, कहा जाता है ये ग्रीक शब्द हिस्ट्री से बना है जिसका अर्थ होता है बुनना। तो ढेर सारे किस्से कहानियों को जब क्रमिक रूप से गुथ कर एक सार्थक कहानी बनाई जाती है तो उसे भी इतिहास कहते हैं। खैर इतिहास। अब दोस्तों इतिहास का महत्व क्या है, क्योंकि इतिहास पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इतिहास का एक महत्व है, क्योंकि इतिहास काफ़ी उपेक्षित है आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। खास करके जब आप देखेंगे कि तकनीकी शिक्षा का काफ़ी विकास हो गया है तो ऐसे में इतिहास उपेक्षित होता जा रहा है। लेकिन इतिहास कतई उपेक्षित होने लायक नहीं है, क्योंकि इतिहास का जो महत्व है ये इसे हर काल में महत्वपूर्ण बनाए रखता है। तो इतिहास का महत्व देखिए दोस्तों, इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करता है तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु मार्गदर्शन करता है। इसीलिए हमें अपने इतिहास के माध्यम से अपनी की गई गलतियों के बारे में जानकारी मिलती है और उस गलती को दोहराया ना जाए, इसके लिए प्रेरणा भी इतिहास से मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास हमें गलतियों को दोहराने से बचाती है। आगे चलिए दोस्तों। अब इतिहास और कहानी ये दो अलग अलग शब्द हैं, इतिहास और कहानी। दोस्तों इतिहास और कहानी में फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है, इसीलिए तो अलग अलग शब्द हैं ये। तो क्या फर्क हो सकता है? दोस्तों कहानी और इतिहास में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो यही है कि कहानी साक्ष्य के अभाव में भी हो सकते हैं, लेकिन इतिहास साक्ष्य के प्रभाव में लिखे जाते हैं। अगर इतिहास में से साक्ष्य को साइड कर दिया जाए तो सिर्फ कहानी बचता है। इसलिए इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है वो इतिहास के साक्ष्य होते हैं। और इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम जानेंगे तो जानकारी के स्रोत क्या हैं, वो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र के उत्खनन पश्चात जो पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे स्रोतों को
पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, ऐसे अवशेषों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत आप लोग समझते हैं। तो आइए पुरातात्विक स्रोत को अगर हम देखें तो पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। तो दोस्तों अभिलेख आ सकते हैं, जैसे अशोक ने लिखवाए ढेर सारे अभिलेख, स्मारक और भवन, उसके बाद मृदभांड, उसके बाद सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरे, ये ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इतिहास को लिखने के क्रम में उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों इसके बाद साहित्यिक स्रोत की बारी आती है। साहित्यिक स्रोतों में हम लोग इसको अगर विभाजित करें साहित्यिक स्रोतों को, तो भारतीय साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर हम लोग भारतीय साहित्य को विभाजित करके देखें तो भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य आ जाएंगे, और इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे ब्राह्मण साहित्य हैं, जिसमें आपको ऋग्वेद आते हैं, सामवेद आते हैं, यजुर्वेद आते हैं, अथर्ववेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, ऐसे ग्रंथ आते हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य है, जिसमें आप लोग अंगुत्तर निकाय का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जो कि सूत पिटक का हिस्सा है। 3 पिटक है बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ढेर सारे बौद्ध साहित्य हैं जिसके माध्यम से हमें तत्कालीन समाज, राजनीति, संस्कृति, धर्म आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए इतिहास लेखन में इन साहित्यों का बड़ा योगदान है। इसी तरह जैन साहित्य आ सकते हैं। तो ये सब धार्मिक साहित्य हो गए दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में ये धार्मिक साहित्य हमारी मदद करते हैं। आगे है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब है जो इस लोक से जुड़ा हो, जो पारलौकिक ना हो। तो ऐसे साहित्य को लौकिक साहित्य कहा गया है। जैसे आप जानते होंगे अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र किनके द्वारा रचित कृति है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास की क्रमिक जानकारी हमें देती है। अष्टाध्यायी पाणिनि की, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र इत्यादि ऐसे लौकिक साहित्य हैं जिससे हमें तत्कालीन समाज, इतिहास, राजनीति और अन्य चीज़ों के बारे में पता चलती है। दूसरा, अब आगे अगर हम लोग देखें तो संगम साहित्य। संगम साहित्य के माध्यम से भी हमें दोस्तों उस समय के समाज, राजनीति के बारे में पता चलता है। जैसे तिरुकुरल है, शिल्पाधिकारम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतामणि है, ये सब है। आगे ये तो हो गए भारतीय साहित्यिक स्रोत जो प्राचीन इतिहास के आधार हैं। अब है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनान एवं रोम के लेखक का बड़ा योगदान है, जिसमें मेगास्थनीज है, टॉलमी है, हेरोडोटस। और ये हेरोडोटस तो आप जानते ही होंगे, इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस। उसके बाद निर्याकस है, ये यूनान और रोम के लेखक थे। आगे है चीनी लेखक। चीनी लेखक में आप जानते हैं फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था। और उसके बाद है वेनसोंग। अच्छा, फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद वेनसोंग के बाद इत्सिंग। ये चीनी लेखक हैं जो हमें तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अरबी लेखकों का भी बड़ा योगदान है, जैसे अल सुलेमान है, अल मसूदी है, इब्न तूता है। ये सारे इतिहासकार हमें भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। आगे चलें दोस्तों। भारतीय इतिहास लेखन की जो वर्तमान परंपरा आप देखते हैं, वो असल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। यानी इतिहास लेखन की वर्तमान परंपरा किनकी देन है? तो ये देन है असल में 18वीं शताब्दी की। और 18वीं शताब्दी में किसने दिया इस परंपरा को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जानते हैं 18वीं शताब्दी में हमारा देश गुलाम बन चुका है। पूरा भारत तो नहीं, लेकिन गुलाम हो चुका है। और 1784 में 1784-86 में आप देखेंगे कि
उस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, जो कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, इसके माध्यम से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से भारतीय इतिहास लेखन की वर्तमान परंपरा आज विकसित हुई है। आगे चलिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भूमिका उल्लेखनीय रही है। दोस्तों, हम तो हमारे इतिहास को भूल चुके थे और हमें जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त थी वो भी क्रमिक नहीं थी। इसीलिए हमें हमारे अतीत के बारे में जो बेहतर जानकारी प्राप्त हुए हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और विशेषकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भूमिका उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी हम लोग इतिहास की बेसिक समझ विकसित कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो और कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के सहयोग से। और किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इतिहास का वर्गीकरण। देखिए, इतिहास का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण 2 आधार को चर्चा में लेंगे, और वो 2 आधार में से एक आधार है स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। स्रोतों के आधार पर। तो अगर स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण करें दोस्तों, तो एक है पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल, अब इसको समझना जरूरी है। कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि इतिहास के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक पुरातात्विक अवशेष और दूसरा साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, पुरातात्विक अवशेष तो लगभग हर काल की मिली है हमें, लेकिन साहित्यिक स्रोत हर काल में उपलब्ध नहीं हो सकते थे। कारण है, जब हम लोग प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इस समय लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध नहीं है। क्यों उपलब्ध नहीं है दोस्तों? क्योंकि हम इसके अंतर्गत 20 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक के काल का अध्ययन करते हैं, और 20 लाख बीसी से लेकर मानव लेखन कला से परिचित नहीं था, मानव लेखन कला से अपरिचित था। इसीलिए अगर लेखन कला का विकास ही ना हुआ हो तो आप ही बताइए दोस्तों, लिखित साक्ष्य कभी उपलब्ध होते इस काल में? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसीलिए उस समय के इतिहास की जानकारी का जो एकमात्र स्रोत रह गया वो था पुरातात्विक अवशेष। और प्रागैतिहासिक काल का अगर हम उदाहरण देना चाहें तो इसमें हम लोग पाषाण काल को ले सकते हैं, क्योंकि आप स्टोन एज में देखेंगे कि मानव लेखन कला से पूरी तरह से अपरिचित है। पूरी तरह से इसलिए भी अपरिचित है कि मानव पूरी तरह से मानव भी नहीं बना है, इसीलिए। अब दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों, नाम ही है आदि ऐतिहासिक काल, इसका नाम था प्रागैतिहासिक काल। प्राग मतलब पहले, ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल से पहले, और यहाँ है आदि ऐतिहासिक काल। आदि मतलब आधा, यानी इससे एडवांस लेकिन ऐतिहासिक काल से पिछड़ा। इसीलिए यहाँ पर मानव लेखन कला से परिचित हो गया है, वो लिखा भी है, लेकिन उसके लिखे हुए को आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को, इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों ही उपलब्ध हो, दोनों उपलब्ध होंगे, परंतु लिखित साक्ष्य की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य की लिपि को, यानी उन्होंने लिखा, लेखन कला से वो परिचित हो गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा उस लिपि को पढ़ने में अभी तक हम अक्षम हैं। इसीलिए इस काल अवधि को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता
और वैदिक संस्कृति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल को लिया जा सकता है। क्योंकि हड़प्पा काल में आपने देखा होगा कि एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। उस साइन बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस लिपि को हमने अभी तक नहीं पढ़ पाया है। इसीलिए हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को कहाँ रखा जाता है? इतिहास के किस कालखंड में? तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध होंगे ही होंगे, साथ में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे, परंतु लिखित साक्ष्य के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस काल अवधि में मानव लेखन कला से अपरिचित था। वो बिल्कुल लेखन कला से परिचित हो चुका था, उसने लिखा भी, लेकिन उसने क्या लिखा है उस लिपि को आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। उदाहरण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के एक शहर से एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें कुछ संकेताक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन उन लिपियों को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि उसका क्या अर्थ है। इसीलिए लेखन कला या लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाता है। और आप देखे होंगे बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक संस्कृति को इसी काल अवधि में, इसी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यह प्रश्न आप सभी के मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा होगा कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत तो हम लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, तो ये सारे ग्रंथ जब लिखे नहीं गए तो भाई हम पढ़ते कैसे हैं? तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृति और वैदिक ग्रंथों का लेखन प्रारंभ होना, ये दोनों की अवधि अलग अलग है। असल बात है, वैदिक संस्कृति चल रही थी, वैदिक संस्कृति चल रही थी, लेकिन वैदिक संस्कृति श्रुति ज्ञान पर आधारित थी। कहने का मतलब है, यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनने के माध्यम से जा रहा था। यानी किसी गुरु ने अपने शिष्य को वैदिक कल्चर के बारे में बताया, उसने अपने शिष्य को वैदिक कल्चर के बारे में बताया और उसने अपने शिष्य को बताया। तो यह एक गुरु शिष्य के माध्यम से यह ज्ञान, यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती रही। और एक समय ऐसा आया जब मानव लेखन कला से परिचित हो गया, तो वो जो ज्ञान चला आ रहा था गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, उनको लेखन में इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया, और तब जाकर के ऋग्वेद जैसे ग्रंथों का विकास होता है ऐतिहासिक काल में जाकर के। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास की एक परिपक्व अवस्था है जहाँ लिखित स्रोत, और सिर्फ लिखित स्रोत कहना न्यायपूर्ण नहीं होगा, बल्कि पूर्ण रूप से विकसित साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हुए हैं। साथ ही पुरातात्विक स्रोत तो हैं ही हैं, और विदेशी यात्रियों के वर्णन भी उपलब्ध हैं। अब अगर इतिहास लेखन के ये तीनों आधार एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, तो फिर इतिहासकारों के द्वारा उस समय विशेष के बारे में कुछ भी कहना ज़्यादा प्रमाणिक हो जाता है, क्योंकि तीन अलग अलग स्रोत उन बातों की पुष्टि कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्रोतों के आधार पर जो इतिहास का विभाजन किया, उसमें मुख्य रूप से लेखन कला के आधार पर विभाजन हुआ है। और उसमें पहला हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मानव लेखन कला से पूर्णतः अपरिचित है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, लेखन कला से परिचित हो चुके हैं ये लोग, लेकिन उन लिपियों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव पूर्णतः लेखन कला से परिचित होकर विकसित साहित्यिक स्रोतों या विकसित साहित्यिक ग्रंथों का जो है लेखन करना प्रारंभ कर दिया था।
तो इस तरह से हम लोगों ने स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन देखा। काल के आधार पर इतिहास का विभाजन ऊपर देखेंगे, और इसमें काल के आधार पर इतिहास का जो विभाजन है उसमें प्राचीन इतिहास जो प्रारंभ कहने का मतलब मानव सभ्यता के प्रारंभ से 750 ईस्वी तक के काल को इसमें रखा जाता है प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक के काल को रखा जाता है। असल में 750 जब अरबों के द्वारा भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ हुआ, इस्लामिक आक्रमण होने प्रारंभ हो गए, तो मध्यकाल की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। और औरंगजेब जो मुगल वंश का अंतिम सशक्त उत्तराधिकारी था, उसकी मृत्यु पश्चात आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। और 1707 से लेकर के 1947 तक के काल को हम लोग आधुनिक इतिहास का काल मानते हैं। तो अब जरा हम लोग आगे देखें। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम लोग आगे जाएं, बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि स्रोतों के आधार पर इतिहास के विभाजन को, और स्रोतों के आधार पर इतिहास के विभाजन को अगर हम देखें तो हम तीन चीज़ अब यहाँ से 3 टॉपिक के रूप में पढ़ सकते हैं। पहला तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पूरी तरह से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पाषाण काल को देखेंगे। दूसरी बात कि हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को उसके बाद देखेंगे, और तीसरा हम लोग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, और पहला टॉपिक जो है वो आपका बनता है प्रागैतिहासिक काल का। तो हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की अवधि तो हम लोग जान ही लिए हैं, और प्रागैतिहासिक काल की विशेषता भी जान लिए हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लेखन कला से अपरिचित है, यानी उस कालखंड में कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं हुए हैं, बल्कि उस समय के इतिहास की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक अवशेष हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में कुछ बातें, कुछ मिसलेनियस जो है, जो हम लोगों को जानना चाहिए, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न होते हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि 1820 ईस्वी में जर्गेनियस थॉमसन महोदय ने कोपेनहेगन संग्रहालय में, किस संग्रहालय में? कोपेनहेगन संग्रहालय की पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया। कोपेनहेगन संग्रहालय में जो पुरातात्विक अवशेष रखे गए थे उनका अध्ययन किया, और वो पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। किस किस वर्ग में? पाषाण काल में, कांस्य काल में या कांस्य युग में, और लौह युग में। तो ये विभाजन पूछा जाता है कि जर्गेनियस थॉमसन ने पुरातात्विक अवशेषों या सामग्री के आधार पर जो इतिहास को बांटा है, प्रागैतिहासिक काल को बांटा है, वो कौन कौन सा जो है वर्गीकरण है? तो पाषाण काल है, कांस्य युग है, और लौह युग है। अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे जर्गेनियस थॉमसन के बारे में पूछा जाता है, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम, ये जगह पड़ता है असल में तमिलनाडु में, तो पल्लवरम से प्रागैतिहासिक काल के औजार प्राप्त किए, और प्राप्त कर प्रागैतिहासिक खोजों की शुरुआत की। तो अगर यह प्रश्न कहीं आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक कौन हैं, तो बिल्कुल रॉबर्ट ब्रूसफुट ये जनक है भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के। अब आगे आते हैं, तो अगला पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कौन माना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसीलिए हमारा आंसर रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। आगे बढ़िए दोस्तों, और इसमें हम लोग देखते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक।
तो ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये क्वेश्चन बार बार ये दोनों ही क्वेश्चन असल में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी समेत अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आप रॉबर्ट ब्रूस वुड को याद रखेंगे। यहाँ प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक है, याद रखिएगा। यहाँ जो शब्दांतर है, इस शब्दांतर को आप ध्यान में रखेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो कॉमन एरर के आ जाएंगे, इसीलिए कॉमन एरर नहीं करना है। यहाँ है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, पुरातत्व, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। तो आपको पुरातत्व अवशेषों के बारे में बता दिया गया है। तो पुरातत्व, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस वुड 1863 ईस्वी में तमिलनाडु पलवरम से खोज करना इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस वुड। और यहाँ है भारतीय पुरातत्व विभाग। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, पुरातत्व विभाग की बात हो रही है और रॉबर्ट ब्रूस वुड प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक हैं। उन्होंने शुरुआत किया था खोजने का, लेकिन यहाँ सिर्फ पुरातत्व है और यहाँ पुरातत्व विभाग है, एक डिपार्टमेंट के रूप में पहली बार भारत में जो आ रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग। आज भी है भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके जनक कौन है दोस्तों? तो इसके जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम से कई बार प्रश्न आ गए हैं। आपको एक चीज़ जो मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं जहाँ क्यों लिख दूँ दोस्तों, मैं जहाँ क्यों लिख दूँ, मतलब ये अति संभावित प्रश्न है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप उन पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और कि आपको ये भी लग रहा होगा कि क्लास जो हो रही है क्या इसको नोट डाउन करते जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप लिखना चाहें तो ऐसा होता है कि मटेरियल से अतिरिक्त बातें भी क्लास में की जाती है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आपका जो यह क्लास है मार्गदर्शन की ओर से, तो हमारे YouTube चैनल पर जब यह वीडियो पूरा हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तो इस वीडियो के पूरा होने पर, इस टॉपिक के कवर होने पर आपके YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में यह PDF आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब सिर्फ वीडियो देख करके समझ ही नहीं सकते हैं, बल्कि आप PDF डाउनलोड करके उसको एकत्रित कर बार बार रिवीजन करके अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों आगे। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहाँ खोजे गए थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण, इस बार उपकरण खोज रहे हैं, तो ये जो है बोरी से हम लोगों ने खोजा। बोरी से, जो बोरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। और ये कितना पुराना है? तो 14 लाख वर्ष पूर्व की बात है। 14 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पूर्व का यह जो है उपकरण हमें प्राप्त हुआ है बोरी महाराष्ट्र से। तो आप समझ सकते हैं, काफ़ी हैरत अंगेज करने वाली ये बात है कि 14 लाख वर्ष पूर्व मानव जो है पाषाण उपकरण इस्तेमाल कर रहा था। यानी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, उसे हमेशा हमने यूज किया है, आज भी यूज करते आ रहे हैं। खैर आगे बढ़िए। 14 लाख वर्ष पूर्व आप किसी उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में मानव विकास के अद्यतन साक्ष्य की प्राप्ति शिवालिक पहाड़ियों से मिले हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी कई बार पूछी है। भारत में मानव विकास के, यहाँ क्वेश्चन पे आपको इसके शब्दों पर भी ध्यान रखना होगा। भारत में मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है, मानव विकास के अद्यतन, एकदम अपडेटेड, ठीक है, अद्यतन साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो शिवालिक पहाड़ियों से हुई है। और ये शिवालिक पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है। आपको पता है सबसे नवीन श्रेणी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की श्रेणी मानी जाती है। तो शिवालिक पहाड़ियों से ही मानव विकास के अद्यतन साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ये आप याद कर लेंगे। कई बार वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार फास्ट करके
इसको देखते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जो भी आवश्यक है ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों एक चीज़ और कि मानव अवशेष जो है, प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो नर्मदा घाटी से मिले हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मानव विकास का अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों से मिले हैं। आगे भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। किनको? डॉक्टर प्राइमरोज। ये क्वेश्चन कम ही पूछा गया है, लेकिन कभी पूछ ले तो आप तो जानते हैं कि दिनों दिन जो कंपटीशन है उसका लेवल टफ होता जा रहा है, और ये भविष्य के लिए ये सब प्रश्न है, भविष्य में आ सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। डॉक्टर प्राइमरोज जो है 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। कहाँ से? तो कर्नाटक के रायचूर जिले से, कर्नाटक के रायचूर जिले से। वो जगह, वो रायचूर जिले के कौन सा जगह है? लिंगसुगूर, याद रखिएगा, लिंगसुगूर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की 1842 ईस्वी में। इस तरह से उन्होंने भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित किया। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि ये सारी घटनाएं लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी की है। ऐसा क्यों? इससे पहले इतिहास के बारे में क्यों कुछ नहीं खोजा जा रहा है? तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत, जो आधुनिक प्रणाली है भारतीय इतिहास लेखन की, वो अंग्रेज़ों की देन है, औपनिवेशिक देन है। और अंग्रेज़ों ने जब भारत पर कब्जा किया, हुकूमत किया, भारत को एक कॉलोनी बना दिया, उपनिवेश बना दिया, तो यह चीज़ ज़रूरी था कि ब्रिटेन द्वारा भारत पर लंबे समय तक शासन को स्थापित रखने के लिए ब्रिटेन भारत के इतिहास और संस्कृति को बेहतर रूप से समझते हो। उनका यह स्पष्ट रूप से मानना था कि यदि हम भारतीयों के संस्कृति और इतिहास को नहीं समझेंगे तो हम भारत पर भविष्य में लंबे समय तक शासन स्थापित नहीं रख पाएंगे। इसीलिए ये अंग्रेज़ों का प्रयास था कि भारतीय इतिहास को, प्रागैतिहासिक जो इतिहास है हमारा, इसको उद्घाटित करने का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। आज भी एशियाटिक सोसाइटी इस दिशा में काम कर रही है। इतिहास से जुड़े हुए अनेक तथ्यों के खोजों में उनका प्रयास निरंतर जारी है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण के रूप में हमने पाषाण काल को देखा था। तो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों अब यहाँ प्रागैतिहासिक काल का हम लोग विभाजन करेंगे, और ये विभाजन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।